हमारी आज की कहानी है सच की लड़ाई। दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय परिवार का मोहल्ला। दोपहर में मोहल्ले में शांति छाई थी कि तभी अचानक सावित्री जी के घर से उनकी बहू पायल चिल्लाती हुई बाहर आई। उसके साड़ी के पल्लू में आग की लपट थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जलकर मर जाऊंगी। मेरी सास मुझे जलाकर मार देना चाहती है। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी गरीब माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि आपकी मांग को पूरा कर पाए। लगातार रो रो कर चिल्ला रही थी और तभी उसने अपनी साड़ी उतार के फेंक दी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। एक औरत आई और पायल को एक शॉल उड़ाया। मोहल्ले वाले सावित्री को चिल्ला चिल्ला कर बाहर बुलाने लगे। सावित्री, बाहर आओ। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? दहेज के लालच में अपनी बहू को जलाकर मार रही थी। तभी पायल सख्त और कठोर आवाज में गुस्से से अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आपका बहुत अत्याचार सह लिया। अब मैं आपके खिलाफ केस करूंगी और आने दीजिए आपके बेटे को। उसे भी आपकी इस हरकत के बारे में बताऊंगी। सावित्री देवी अचंभित भाव से खड़ी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है। मैं तो अंदर अपने कमरे में थी। यह कैसी लगी मुझे सच में नहीं पता। पायल कमरे में गई, कपड़े बदले और बाहर आकर बोली, आपको आपके कर्मों की सजा मैं दिलवा कर रहूंगी माँ जी। इतना कहकर पायल वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। सावित्री जी आवाज सब देखती रह गई। मोहल्ले वाले उन्हें दोषी समझकर बुरा भला बोलकर चले गए। कुछ मोहल्ले की महिलाएं वहां रुकी थी ताकि सावित्री जी भाग न पाए। सावित्री जी का दिल बैठा जा रहा था। वो उन औरतों से कह रही थी, देखो बहनों, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इस मोहल्ले में 23 साल से रह रही हूँ। आप लोग तो मुझे देख ही रहे हो। मैंने अपनी बहू से कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। उनमें से एक औरत बोली, हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे। ये है आपका असली रूप। 2 घंटे बाद पुलिस आई और सावित्री जी को गिरफ्तार करके ले गई। वो लगातार कहती जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, पायल झूठ बोल रही है। लेकिन लेडीज पुलिस ऑफिसर ने उन्हें 2-3 थप्पड़ लगाए और कहा, दहेज के लालची बुढ़िया अपनी बहू को दहेज के लिए जलाकर मारना चाह रही थी। देख तुझे कितनी बुरी सजा दिलवाते हैं। पुलिस वालों ने ले जाकर सावित्री जी को लॉकअप में बंद कर दिया। शाम को साहिल घर आया। पायल ने रो रो कर साहिल को सारी बातें बताई। साहिल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। उसने पायल को समझाते हुए कहा, देखो पायल, माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। माँ ने बचपन से मुझे अकेले पाला है। मैं माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माँ पैसों की लालची कभी नहीं हो सकती। जरूर कुछ और बात है। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। पायल साहिल को समझाती रही लेकिन साहिल ने उसकी एक बात न सुनी। वो सीधा माँ से मिलने पहुंचा। सावित्री जी लॉकअप के अंदर दीवार से टिक कर बैठे आंखें बंद करके आंसू बहाए जा रही थी। उनके साथ और भी कैदी बंद थे जो उन्हें कोस रहे थे। देख रही है, इसके मरने का समय आ गया है, पर लालची बुढ़िया का लालच नहीं गया। सावित्री के दिल से ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। तभी उन्हें किसी ने आवाज दी, माँ, ये साहिल था। सावित्री दौड़कर आई और रोते हुए कहने लगी, बेटा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता पायल ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो कमरे में थी जब यह सब हुआ। साहिल ने भी आंसू बहाते हुए माँ का हाथ थाम लिया और भावुक होकर बोला, मैं जानता हूँ माँ, आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर रहूँगा। तब तक वहाँ के कांस्टेबल ने कहा, आपके मिलने का समय हो चुका है, अब आप जाइए। साहिल अपनी माँ को उदास भरी नजरों से देखते हुए वहाँ से चला गया। सावित्री जी लॉकअप के बाहर हाथ निकाले अपने बेटे को जाते देखती रही। आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। सावित्री जी की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। शादी के कुछ साल बाद वो गर्भवती हुई। जब साहिल पेट में था तभी उसके पति का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया। उनके पति गन्ने की मिल के मजदूर थे। उनके जाते ही जैसे सावित्री जी की दुनिया उजड़ गई। घर में बूढ़े सास ससुर थे, उनको भी देखना था और पेट में बच्चा। अपने दुख से बाहर आकर सावित्री जी ने मन ही मन ठाना कि वो अपने बच्चे के लिए संघर्ष करेगी। सावित्री जी ने अपने ससुर के रहते धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही साहिल का जन्म हुआ। साहिल के जन्म के बाद
से सावित्री जी ने धीरे धीरे दूसरों के घर में जाकर काम करना शुरू किया। इसी बीच ससुर भी चल बसे। अब उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था जिसे उन्हें पालना था। अपने बच्चे को हाथ में लेकर वो घर घर जाकर काम करती और रात में आकर पढ़ाई करती। इतने संघर्षों के बाद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आज उनका बेटा एक सरकारी अफसर था, जिसकी उन्हें बहुत खुशी और गर्व भी था कि उनकी मेहनत और संघर्ष रंग लाई। साहिल की नौकरी दिल्ली में लगी थी, इसलिए साहिल अपनी माँ को लेकर दिल्ली ही आ गया। इससे पहले वो इलाहाबाद में रहते थे। दिल्ली आने के बाद कुछ ही महीनों में साहिल को पायल से प्यार हुआ और इस बात को साहिल ने अपनी माँ से बताया। सावित्री जी खुशी खुशी इस शादी के लिए मान गए। शादी के बाद सब सामान्य चल रहा था। पायल से सावित्री जी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पायल के मन में धीरे धीरे सावित्री जी के लिए कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। कारण था कि साहिल अपनी माँ को बहुत मानता था। जब भी ऑफिस से आता तो सीधे अपनी माँ के पास बैठता, उनसे हालचाल पूछता, उनके लिए कुछ न कुछ बाहर से लाता रहता। कोई भी काम करने से पहले अपनी माँ से जरूर पूछता। वो पायल को भी सम्मान प्रेम सभी देता, पर पायल को साहिल पर एकाधिकार चाहिए था। ऊपर से सावित्री जी पायल को नई गृहस्थी को कैसे चलाना है यह सब बताती रहती। छोटी मोटी बात पर उसे टोक देती ताकि वह और अच्छे से उस काम को समझ पाए, पर पायल को लगता कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जब भी साहिल से सावित्री जी को लेकर कुछ कहती, साहिल अपनी माँ का नाम सुनते ही पायल को ही वहीं रोक देता। साहिल कहता, देखो पायल, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे और मेरी माँ के बीच आने की बिल्कुल कोशिश मत करो। मेरी माँ मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ मुझे पाला है। पायल मन ही मन कूट कर रह जाती। पायल ये सारी बातें अपनी माँ से फ़ोन पर बताती रहती। उसकी माँ अक्सर उसके कान भरती और कहती, इस बुढ़िया से पीछा तुम क्यों नहीं छुड़ा लेती हो? आखिर साहिल इतनी अच्छी नौकरी करता है, तुम लोग कहीं बाहर चले जाओ या अपनी सास को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। पायल रूठे हुए आवाज़ में जवाब देती है, हाँ माँ, मैं तो छोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारे दामाद ही तो तैयार नहीं होते। एक दिन मैंने उनसे कहा भी था कि माँ दिन भर घर में अकेली रहती है, क्यों न उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए, लेकिन वो तो मुझ पर ही भड़क गए, हाथ उठाते उठाते रह गए। कई दिनों तक मुझसे बात भी नहीं की। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में मैं उसे कैसे माँ से अलग करूं? तब पायल की माँ ने उन्हें ये तकरीब सुझाई। उन्होंने कहा, देख पायल, अगर साहिल अपनी माँ से अलग नहीं हो रहा तो तू साहिल को ही दूर कर दे। पायल आश्चर्य से बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल की माँ ने कहा, देख हम गरीब हैं, यह बात सच है, और हमने तुझे दहेज में उतने रुपये भी नहीं दिए जितने की साहिल को मिलने चाहिए थी। क्योंकि साहिल सरकारी नौकरी करता है तो कोई भी उसे मोटा पैसा देने को तैयार था, लेकिन साहिल ने बिना दहेज लिए ही तुमसे शादी की। अगर तू थोड़ा दिमाग लगाए तो अपनी सास को दहेज प्रताड़ना केस में फंसा सकती है। चार दीवार में क्या होता है यह बाहर वाले को क्या पता। पायल पहले इस बात के लिए मना करती रही, लेकिन कुछ दिनों में मान जाती है और उसके बाद ही वो सारा नाटक रचती है। उधर सावित्री जी लॉकअप में आंसू बहा रही थी। तभी पायल अपनी माँ के साथ वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप घर लौट जाइए, प्रयागराज चले जाइए या किसी वृद्धाश्रम भी चले जाइए, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। लेकिन ना आप मानी ना आपका बेटा। अब देखिए मैं कैसे आपको आपके बेटे से अलग करती हूँ और आपके आगे की ज़िंदगी नरक बनाती हूँ। सावित्री जी ने कठोर और आत्मविश्वास भरे शब्दों के साथ पायल को जवाब दिया, पायल, तूने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मैं तो तुझे अपनी बेटी मान रही थी, लेकिन तुमने मुझे दहेज के झूठे केस में फंसाया। अब तू देखना, यह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इस गलती को तुझे सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। पायल कुटिल मुस्कान के साथ सावित्री जी को जवाब देती है, देखते हैं माँ जी क्या होता है। वैसे भी मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, मोहल्ले वालों ने भी देखा है मुझे जलते हुए, और घर में आपके अलावा कोई और नहीं था। सुना है कोई वकील आपका केस लेने को भी तैयार नहीं हो रहा। आपको उम्र कैद होने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर देखिएगा आपके जेल जाते ही
मैं कैसे साहिल के साथ एक खुशहाल जीवन शुरू करूंगी। सावित्री जी ने भी उसी भाषा में उसे जवाब दिया। पायल, वो तो समय ही बताएगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। यह बात तुम्हें भी समझ आ जाएगी। पायल वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है, लेकिन सावित्री जी मन ही मन संकल्प लेती है कि पायल का सच दुनिया के सामने ला कर रहेगी। उधर साहिल वकील की खोज में जुट जाता है। वो कई वकीलों से मिलता है, लेकिन कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए नहीं मानता। सबका एक ही जवाब होता है, आपका केस बहुत वीक है। ऐसे केस में ससुराल पक्ष का जीतना लगभग नामुमकिन है। साहिल परेशान हो गया। अगले दिन साहिल अपनी माँ के पास आया और भावुक होकर रोते हुए बोला, माँ, मैंने बहुत सारे वकीलों से बात की, लेकिन कोई भी हमारा केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सावित्री जी ने साहिल का हाथ पकड़कर विश्वास के साथ कहा, तू चिंता मत कर बेटा, कल हमारे केस की हियरिंग है। मुझे भगवान और कानून पर पूरा भरोसा है। तू देखना, मैं बेगुनाह हूँ और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। भले ही हमें वकील नहीं मिल रहा हो, लेकिन कानून मुजरिम को भी हक देता है कि वो अपना पक्ष रख सके। अगर उसे वकील न मिले तो इतना कहकर सावित्री जी आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराती है। साहिल भी अपनी माँ के आत्मविश्वास पर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप आसानी से यह कर सकती हैं। साहिल लौट जाता है। साहिल ने पायल को घर से भगा दिया था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी माँ गलत नहीं है और पायल ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। पायल उसी शहर में अपने मायके आ जाती है। कोर्ट की पहली हियरिंग शुरू होती है। पायल ने एक अच्छा सा वकील रघुनाथ हायर किया था अपने केस के लिए, लेकिन सावित्री जी के केस के लिए अभी तक कोई वकील नहीं मिला था। जज ने सावित्री जी से पूछा, क्या आपके केस के लिए कोई वकील नहीं है? सावित्री जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, योर ऑनर, वकीलों को लगता है कि मेरा केस इतना कमजोर है कि इस केस में कोई जीत ही नहीं सकता, इसलिए मुझे वकील नहीं मिला। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे अपना केस खुद लड़ने दिया जाए। इस बात का अधिकार मुझे कानून देता है। पायल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी माँ से धीरे से कहा, अब ये बुढ़िया अपना केस लड़ेगी, कुछ पता भी है इसे? अब इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। माँ इतना कहकर दोनों माँ बेटी धीरे से मुस्कुराने लगे। पायल का वकील रघुनाथ अपनी दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं, योर ऑनर, 25 तारीख की दोपहर में सावित्री देवी ने मेरी क्लाइंट पायल पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। जब वो रसोई में काम कर रही थी, उन्होंने पीछे से उनके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वो तो किस्मत अच्छी रही कि आग पायल के पूरे शरीर पर नहीं लगी और सिर्फ साड़ी पर लगी। वो भागकर बाहर गई और मोहल्ले वालों ने उन्हें बचा लिया, वरना उस दिन मेरी क्लाइंट शायद बच भी नहीं पाती। और इस बात की गवाही के लिए मैं मोहल्ले के कुछ लोगों को इस अदालत में पेश करना चाहता हूँ। जज ने पायल के वकील को इजाजत दी। एक एक करके मोहल्ले के 4 से 5 लोग आए और सब एक ही गवाही दी। जज साहब, उस दिन दोपहर में पायल अचानक अपने घर से आग की लपटों के साथ बाहर आई। उनकी साड़ी पर आग लगी थी और वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी और कह रही थी कि उनकी सास ने उन्हें दहेज के लिए मारने की कोशिश की। हम लोगों ने उनकी जान बचाई। अदालत में बैठे सभी लोग सावित्री देवी को नफरत की नज़र से देखने लगे। सब आपस में बातें बनाने लगे कि कितनी दुष्ट औरत है, शक्ल से देखो कितनी मासूम बन रही है, लग रहा है कि कितनी दुखियारी है, और देखो कितना घिनौना काम किया है। पायल के वकील ने पायल को कटघरे में बुलाने की इजाज़त मांगी। पायल आंखों में आंसू लिए जाकर कटघरे में खड़ी हुई। पायल के वकील ने पूछा, पायल जी, क्या आप बता सकती हैं कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ? यह आंखों में आंसू लिए अपना पल्लू सर पर रख कर रोते हुए सारी बात बताने लगी। जज साहब, मैं उस दिन दोपहर का खाना बना रही थी। मैं अकेले काम में लगी थी। तभी अचानक से माँ जी पीछे से आई। उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डाला और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने माचिस से मेरे ऊपर आग लगा दी। वो तो भगवान की कृपा थी कि आग सिर्फ मेरे कपड़ों पर लगी और मैं दौड़कर बाहर आ गई। और आगे की कहानी तो मोहल्ले वालों ने आपको बता ही दी है। उन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज शायद मैं। इतना कहकर पायल रोने लगी।
पायल ने आगे बताया, जज साहब मेरी सास मुझे हमेशा दहेज के लिए ताने देती। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पापा नहीं हैं, सिर्फ माँ और छोटा भाई है। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इन्हें ज़्यादा दहेज दे पाए। साहिल मुझसे प्यार करता था, इसलिए उनसे शादी का दबाव बनाया। बेटे के दबाव में उन्होंने शादी तो कर दी, लेकिन कभी मुझे अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया। अक्सर मुझे ताने मारती कि तेरी माँ ने कुछ नहीं दिया, जाकर 2 लाख अपनी माँ से लेकर आ। तो कभी कहती जाकर सोने की चेन लेकर आ। मेरे बेटे को एक सोने की चेन भी नहीं दी तेरी माँ ने। यह मुझे अक्सर मारने की धमकी देती, पर मुझे नहीं पता था कि ये सच में ऐसा करेंगे। इतना कहकर पायल वहीं फूट फूट कर रोने लगी। जज ने पायल को वापस जाने को कहा और सावित्री देवी से अपनी दलील पेश करने को कहा। सावित्री जी ने कहा, जज साहब मैं पायल से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जज ने वापस से पायल को कटघरे में बुलाया। सावित्री ने पायल से सवाल पूछा, एक बात बताइए, आप कह रही है कि मैंने आपके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जरा मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा पेट्रोल होता है जिसको अगर डाला जाए तो आग सिर्फ साड़ी और पल्लू में लगती है, बल्कि पूरे शरीर में नहीं। जज साहब आप जरा उन्हें ध्यान से देखिए, क्या आपको इनके शरीर में कहीं पर भी जलने का कोई निशान दिख रहा है? जबकि पेट्रोल से आग लगने पर तुरंत पूरे शरीर में फैल जाता है। पायल ने हड़बड़ाते हुए कहा, जब आप पेट्रोल डाल रही थी तो मैं थोड़ा पीछे हट गई, इसलिए पेट्रोल सिर्फ पल्लू में गिर गया। सावित्री जी ने कहा, अभी तो आप कह रही थी कि मैंने पीछे से आपके ऊपर पेट्रोल डाला। पायल कुछ बोल नहीं पाई। सावित्री जी ने कहा, खैर मैं मोहल्ले वालों को बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ। जज ने इजाज़त दी। सावित्री जी ने उनसे पूछा, ये बताइए, जब पायल आग की लपेटों के साथ बाहर आई तो क्या आप लोगों ने पायल के शरीर में साड़ी के पल्लू के अलावा कहीं पर भी पेट्रोल देखा? क्या पायल के बाल पेट्रोल से गीले दिख रहे थे? पायल का शरीर कहीं से भी जलता हुआ दिख रहा था? मोहल्ले वालों ने कहा, नहीं, शरीर तो हमें कहीं भी गीला नहीं और जला नहीं दिख रहा था, आग सिर्फ पल्लू में ही लगे थे। सावित्री जी ने कहा, अब आप खुद बताइए जज साहब कि मैंने उसके ऊपर पूरा पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी, और ऐसी आग लगाई कि सिर्फ पल्लू जला, शरीर नहीं। दूसरी बात, मैंने अपने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे एक हाथ में एक बीमारी है जिससे मेरा एक हाथ अक्सर कांपता रहता है। तो जैसा कि पायल बता रही है कि मैंने उस पर पेट्रोल डाला और माचिस से आग लगा दी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा हाथ लगातार कांपता रहता है। मैं इतनी जल्दी माचिस जला ही नहीं सकती। दूसरी बात, पायल की उम्र लगभग 30 साल है और मेरी उम्र 65 साल। अगर मैं पायल के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी करती हूँ तो क्या वो मेरा विरोध नहीं कर पाएगी या चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखेगी? जज को सावित्री जी की बात पूर्णतः तार्किक लगी। कोर्ट में बैठे लोगों का नजरिया भी अब बदल चुका था। पायल को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि सावित्री इतने अच्छे से आर्ग्यूमेंट कैसे कर ले रही है। जज ने उस दिन की कार्यवाही को समाप्त किया और फैसला सुनाने के लिए अगला डेट दिया। पायल सीधे अपने वकील के पास उसके कैबिन में गई और उस पर भड़क गई, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जब वो इस तरह से आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो तुम्हारे पास उसका जवाब क्यों नहीं था? वकील रघुनाथ ने कहा, देखिए पायल जी, वो जो भी आर्ग्यूमेंट कर रही थी वो पूरी तरह से तार्किक था, उसको बीच में काटने का सवाल ही नहीं था। मैं क्या बोलकर ऑब्जेक्शन उठाता? और दूसरी बात कि सावित्री जी इतने सधे हुए वकील की तरह आर्ग्यूमेंट कैसे कर रही थी? एक साधारण 65 साल की महिला इतना दिमाग नहीं लगा सकती। वो जिस तरीके से अपने केस की तैयारी करके आई थी, ऐसा लग रहा था कोई मजा हुआ वकील अपने केस की तैयारी करके आया हो। आपने मुझे अपनी सास के बारे में पूरी बात नहीं बताई क्या? पायल ने कहा, मुझे मेरी सास के बारे में जो भी पता था मैंने आपको सब बताया। वो घर में रहती है और सिर्फ घर के काम ही करती है। वकील ने कहा, नहीं, कुछ और बात है। एक बात बताइए, सावित्री देवी का परिवार यहाँ आने से पहले इलाहाबाद में रहता था ना? पायल ने कहा, हाँ, वो 2 साल पहले यहाँ आए हैं साहिल की नौकरी की वजह से। उसके बाद वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी वकील से उसका संपर्क था, सबसे फ़ोन पर पूछताछ की। वो जैसे जैसे बात सुन रहा था उसके चेहरे के भाव गंभीर और आश्चर्य से भरे। पायल अपनी साड़ी के पल्लू का कोना मोड़कर
फोन रखने का इंतजार कर रही थी। रघुनाथ ने गुस्से से पायल की तरफ देखा और कहा, आपको अपनी सास के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी सास एक जानी मानी वकील रह चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 साल से उन्होंने वकालत छोड़ दिया है, पर आज भी वहाँ के वकील उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। उस घर में आप 6 महीने से रह रह के आ रही हैं। जब आपको वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मुझे फंसा दिया। आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा, एक भी केस नहीं हारा। इतना कहकर रघुनाथ सिर पकड़कर बैठ जाता है। पायल के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कि जैसे वो ही चक्कर खाकर गिर जाएगी। उसने टेबल पकड़ लिया और सोचने लगी कि वो तो अपनी सास को कम पढ़ी लिखी और सिर्फ घर के काम करने वाली औरत समझती थी, और वो तो एक मजी हुई वकील निकली। पायल को लग रहा था कि जैसे उसके हाथ से सब छूटता जा रहा है। इसी चिंता और जद्दोजहद में केस की अगली सुनवाई का दिन भी आ गया। काफी लंबे समय तक दोनों पक्षों में बहस चली। सावित्री जी लगातार अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख रही थी। पायल का वकील भी उनके तर्कों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पर सावित्री जी का तजुर्बा हावी हो रहा था। अंत में सावित्री जी ने कहा, जज साहब को आखिरी सबूत दिखाती हूँ जिससे इस केस का फैसला आज के आज हो जाएगा। उसके बाद सावित्री जी ने अपना लैपटॉप लिया और जज को उसमें कुछ दिखाया और साथ में कुछ युवा लड़कों को भी अपने साथ अदालत में लेकर आई थी। सावित्री जी ने कहा, जज साहब, जिस समय पायल कह रही थी कि मैं उस पर आग लगाई, असल में मैं उस समय में एक ऑनलाइन क्लास ले रही थी, वो भी लाइव। यह मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो उस वक्त लाइव क्लास में मुझसे जुड़े हुए थे, और मैंने आपको लैपटॉप में लाइव वीडियो भी दिखाई है। अब आप बताइए कि जब उस समय मैं लाइव क्लास ले रही थी, फिर मैं पायल के ऊपर आग कैसे लगा सकती थी। दरअसल जज साहब, मैं यह सब बात भूल गई थी कि जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त मैं अपने कमरे में क्लास ले रही थी, और ये आपको सबूत मैंने दिखा दिया है। इसके बाद इस केस में कोई दम नहीं रह गया। पायल उन पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। अदालत में बैठे हर कोई सन्न रह गया। पायल को तो जैसे चक्कर आ रहे थे। अभी केस उसके हाथ से जा चुका था, और सिर्फ केस ही नहीं, उसके साथ पूरा जीवन, उसका पति, सब कुछ उसके हाथों से फिसल चुका था। पायल सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। जज साहब ने फैसले के लिए अगली डेट दी। अगली डेट में जब सुनवाई हुई तो सावित्री जी के पक्ष में फैसला हुआ। उन्हें बेगुनाह माना गया। सावित्री जी ने कहा, जज साहब, बेगुनाह तो मैं हमेशा थी, लेकिन इस झूठे केस की वजह से मुझे कितने दिन जेल में बिताने पड़े। समाज में मेरी इज्जत उछाली गई, वो अलग, और जिसने मुझ पर झूठा केस किया वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, पर मेरा जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। जज साहब के पास सावित्री जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उस दिन पूरे कोर्ट में सावित्री जी के लिए खड़े होकर ताली बजाई। पायल वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। साहिल दौड़कर अपनी माँ के पास आया और गले से लग गया। उसने खुशी से कहा, माँ, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा था कि 10 साल बाद आप पता नहीं कैसे लड़ेंगे। सावित्री जी ने साहिल का हाथ थामते हुए बोली, बेटा, लड़ाई तो मैंने जिंदगी भर की है और हर लड़ाई में जीत चुकी हूँ, चाहे वो जिंदगी की लड़ाई हो या झूठ के खिलाफ। तब तक पायल वहां से आ गई और सावित्री जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ ने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया था। मैं साहिल के साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन ये भूल गई कि साहिल की दुनिया आपके बिना ही नहीं। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सावित्री जी पीछे हट गई। उन्होंने कहा, तुम्हें जिंदगी मेरे साथ नहीं, साहिल के साथ बितानी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अगर साहिल तुम्हें अपना सकता है तो ठीक है, उसके लिए तुम्हें साहिल की इजाज़त चाहिए, मेरी नहीं। इससे पहले कि पायल साहिल से कुछ कहती, साहिल ने पायल को 2 टूक जवाब दिया, तुम मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा। तुमने मेरी माँ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। झूठा दहेज केस, ये केस तुमने किया दहेज के लिए, अब ये केस मैं करूंगा तुम्हारे ऊपर तलाक के लिए। इतना कहकर साहिल अपनी माँ को लेकर जाने लगा। पायल वहीं कचहरी में खड़ी आंसू बहाती रही। दोस्तों, क्या साहिल ने पायल के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।